नहीं, इसमें जवाब नहीं होता, मैं बात करूंगा, मैंने नोट कर लिया। मैं भाई वो अगर कुछ कहना चाहेंगे तो वो कह सकते हैं। कुछ माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं इस विषय, कहिए। और जो आपके फ्लैट्स हैं वो एमसीडी के फ्लैट्स हैं। एमसीडी के फ्लैट्स में ये पैसा नहीं लगा करता, इसलिए डिपार्टमेंट ने आपको मना कर दिया। लेकिन हमारे लिए जहाँ भी एससी एसटी रहते हैं मोर देन 30%, हम खुद गए थे मंत्री जी उधर मुंह करके नहीं, मेरी और वहाँ तो 80% लोग एससी एसटी रहते हैं। तो हम इनको इसी बजट में, पिछले बार भी हमने दिए थे इनको, और इसी बजट में एक जो ब्लॉक है उसके पैसे सैंक्शन करा के देंगे, ऐसा हमको पाया जाता है। चलिए, धन्यवाद। ठीक है साहब, संजीव झा जी, बिल्कुल करा देंगे सर। संजीव झा जी अनुपस्थित, वंदना कुमारी जी अनुपस्थित, श्री रोहित कुमार जी 280 का जल्दी से करिए। 280 नहीं बोलना, वो कुमारी बोल दिया था ना, समझ नहीं आया तो राजकुमारी। अच्छा, क्या हुआ रोहित जी? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने 280 के तहत मुझे अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाने का सदन के पटल पे मौका दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, हम सभी जानते हैं कि जो एलजी साहब के दबाव में, केंद्र सरकार के दबाव में लगातार जल बोर्ड का पैसा रोका गया। एक साल से ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो रही है, जिसके चलते जल बोर्ड के बहुत सारे काम नहीं हो पा रहे हैं। जो स्थिति हमने पहले कभी नहीं देखी थी, आज वो स्थिति देखनी पड़ रही है। त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर जगह जगह पे जहां पर सीवर की लाइनें सेटल हो गई हैं, वहां पर उनको सुधारने का काम नहीं किया जा रहा, नई लाइन डालने का काम नहीं हो पा रहा है। गाड़ियां जो लगी हुई थी वो गाड़ियों के अंदर कमी कर दी गई है। एक साजिश के तहत मैं कहूंगा त्रिलोकपुरी, पूरी दिल्ली के अंदर ये मैं कहूंगा तमाम विधायक इस बात को इससे सहमत होंगे कि सब जगह स्थिति है, सीवर से इतने ज्यादा लोग परेशान हैं। त्रिलोकपुरी ब्लॉक नंबर 1 में चले जाइए, ब्लॉक नंबर 11 में चले जाइए, 4 में चले जाइए, 32 में, 30 में, ब्लॉक नंबर 16 में, न्यू अशोकनगर ई ब्लॉक के अंदर माननीय अध्यक्ष जी स्थिति ये हो गई है कि मलमूत्र गलियों के अंदर बह रहा है। लोगों का जीवन नर्क हो गया है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोगों के मेरे पास में फोन आ रहे हैं, मेरे दरवाजे पे लोग पहुंच रहे हैं, अपनी शिकायतें लेके नाराज हो रहे हैं। उनकी जो नाराजगी भी जायज है, मेरे कार्यालय के अंदर लोग इतने नाराज होकर वहां पर पहुंच रहे हैं, जिस वजह से सीवर भरे होने की वजह से गंदे पानी की भी शिकायतें आ रही हैं। ये लगातार इसके ऊपर हम जूझ रहे हैं। अधिकारियों से मैं बात कर रहा हूं, अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि सर हम क्या करें, हड़ताल चल रही है, ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। जो नए टेंडर लगाए जा रहे हैं, नए टेंडर के अंदर कोई भी ठेकेदार अप्लाई नहीं कर रहा। तो ये साजिश नहीं है तो और क्या है दिल्ली वासियों के खिलाफ। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी ये कहूंगा कि राजनीति करनी है तो सही तरीके से कीजिए। इस तरह दिल्ली वासियों को परेशान करके अगर आप उनका पानी रोककर, अभी पिछले 3 दिन तक मेरे त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर जो यूजीआर है 23 ब्लॉक में, माननीय अध्यक्ष जी उसके अंदर पानी की कटौती कर दी गई। अधिकारियों से बताया गया, कोई भी उन्होंने सकारात्मक जवाब, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि जी किस कारण पानी की कटौती की गई। जगह जगह से गंदे पानी की शिकायतें वहां पर मिलने लगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूंगा कि इसमें आप थोड़ा सा हस्तक्षेप करें। माननीय मंत्री जी, जल मंत्री जी आतिशी जी ब्लॉक नंबर 36 के अंदर 2 महीने पहले पहुंची थी, जहां पर सीवर ओवरफ्लो हो रहे थे, तब जाकर एक ब्लॉक के अंदर केवल एक जगह काम किया। अभी आपको मैं बताना चाहूंगा ब्लॉक नंबर 11 के अंदर हालत यह है कि वहां पर लोग बीमार पड़ रहे हैं। एक भाई साहब मुझे फोन करके बताते हैं कि मैंने अपने घर में भाई साहब खाना हम बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जहां किचन है अंदर तक टॉयलेट का पानी और वो गंदा मलमूत्र घुस गया है, तो हम बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन से आग्रह करूंगा कि हमें फालतू में यहाँ पर खाली बैठने से कोई फायदा नहीं है, खाली तमगा लेकर विधायक का घूमने से कोई फायदा नहीं है, यदि हम अपने लोगों के लिए काम नहीं करा पाए।
तो ये बड़े मैं वेदना के साथ में बातें कह रहा हूं, बड़े दुख के साथ बात कह रहा हूं कि अधिकारियों से बात की जाए और उनसे जवाब लिया जाए कि आखिर क्यों काम नहीं हो पा रहा है। वो कौन लोग जिम्मेदार लोग हैं जो ठेकेदारों की पेमेंट के ऊपर सांप की कुंडली मारकर बैठे हुए थे, जो पेमेंट जिन्होंने रोकी हुई थी 1 साल से, जो जिसकी वजह से वो हड़ताल पे जाने को मजबूर हुए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी कमेटी बनकर मैं कह रहा हूं जांच होनी चाहिए कि इसके सारे तमाम विधायक साथी भी इस बात को सहमत होंगे कि इसके एक कमेटी बननी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कौन अधिकारी है और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अखिलेश पति त्रिपाठी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने 280 में मेरी विधानसभा का अति महत्वपूर्ण विषय उठाने का मौका दिया और ये विषय बहुत सारे शहरी एरिया से संबंधित है। दिल्ली में जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नगर निगम में, उन्होंने पूरे दिल्ली में जगह जगह तबेले बनवा दिए, पूरे सड़कों को तबेला बना दिया और कुछ काम नहीं किया। अब हमारी सरकार आई है, साफ सफाई में बहुत सुधार हुआ है दिल्ली नगर निगम में। तो अब लोग उम्मीद करते हैं कि जो गायों की समस्या है, आज रोडों पर गायों का कब्जा हो गया है, भैंसों का कब्जा हो गया है, जगह जगह पर रोज संज्ञान तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन ये गाय की समस्या, जैसे ही मैं परसों ये 280 का विषय दिया माननीय विधानसभा के पटल पर, हमारे क्षेत्र में कल 8 गाड़ियां लगा करके उनको उठा करके आईवास करने का काम किया गया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसी सदन ने आवारा पशुओं को से निजात दिलाने के लिए, एक आवारा कुत्तों को से निजात दिलाने के लिए एक कमेटी भी बनी थी। इस पर समिति का रिपोर्ट भी प्रस्तुत हो और मुझे लगता है कि इस पर बहुत संजीदा तरीके से सदन को काम करने की ज़रूरत है। पूरे दिल्ली में लोग बहुत परेशान हैं, मतलब इस तरीके से कॉलोनियों के अंदर जगह जगह गोबर कर देते हैं ये, और जगह जगह, और इतना बड़ा नेक्सस है इनका, अगर कोई बोलने की कोशिश करता है तो उनके ऊपर हमला भी करते हैं लोग। और मैं समझता हूँ कि सारे सदस्य इस बात से सहमत हैं कि एमसीडी के कमिश्नर को बुलाया जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि कब तक ये गायों की समस्या, जो शहरी एरिया में गायें हैं, उससे निजात कब मिलेगा। शहरी एरिया में जो अवैध डेयरियाँ चल रही हैं, जो चलनी नहीं चाहिए, वो कब तक सील करके, बंद करके जो है दिल्ली के लोगों को इससे निजात दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने अति महत्वपूर्ण विषय हमें उठाने का मौका दिया। धन्यवाद। अंतिम श्री नरेश यादव जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे मेरे क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मेरी मेहरौली विधानसभा के अंदर शहरी क्षेत्र में वसंत कुंज एरिया आता है, जो काफ़ी बड़ा एरिया है अध्यक्ष जी। लगभग 20,000 फ्लैट्स हैं उसमें और लगभग 50,000 से ज़्यादा की आबादी वहाँ पर है। अध्यक्ष जी, एक प्लान्ड सिटी है और पानी भी वहाँ पर बिल्कुल प्लानिंग से ही दिया जाता है, उसके लिए अलग यूजीआर बनाया गया है। अध्यक्ष जी, हाल ही में अचानक सेक्टर ए पॉकेट ए, जहाँ लगभग 250 से 300 फ्लैट्स हैं, वहाँ पानी बंद हो गया और पिछले 30 से 40 दिनों के अंदर लगातार दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से मैं बोल चुका हूँ, संपर्क कर चुका हूँ, हर तरह से कंप्लेंट दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक वो वहाँ पानी नहीं दे पाए हैं। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय उपाध्यक्ष जी हमारे सोमनाथ भारती जी, जो दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जल बोर्ड में, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि जो हमारे क्षेत्र के अधिकारी हैं, जो एक्शन है, एईजेई हैं, वो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं इस समस्या के लिए, क्योंकि ये अचानक समस्या आई है। आप सोचिए जी, प्लांट सिटी है और वहाँ फ्लैट्स वाले लोग हैं, कहाँ से पानी वो अपने 4थी मंजिल पर चढ़ाएंगे। तो आपके माध्यम से ये मैं अर्जेंट बेसिस पे ये मुद्दा उठाया है। सर, इसका संज्ञान ले और जल्दी से जल्दी सेक्टर ए पॉकेट ए वसंत कुंज में पानी देने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद। श्री संजीव झा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरी विधानसभा में मोस्ट ऑफ द अनऑथराइज कॉलोनी से बसा हुआ विधानसभा है। तो अनऑथराइज कॉलोनी के बीच में अगर कहीं कोई प्लॉट्स में लोगों ने फ्लैट्स बना लिए, अब जब फ्लैट्स बना लिए तो फिर उनको चारों तरफ से घेर लिया ताकि कोई क्राइम ना हो पाए और उसका कुछ नाम रख दिया। अब मान लीजिए किसी को
20 फ्लैट को घेर के आदर्श सोसाइटी रख दिया नाम। अब चूंकि वो कहते हैं कि सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ में फिर हम उसको पानी देने की प्रक्रिया, सीवर देने की प्रक्रिया, तो सोसाइटी में जो प्रक्रिया उसके तहत होगा। और चूंकि सोसाइटी के नॉर्म को पूरा नहीं करता, जो सोसाइटी के नॉर्म को पूरा नहीं करता, तो उसमें ना तो हम उसको पानी दे पा रहे हैं, ना सीवर दे पा रहे हैं, ना उसको सड़क बनवा पा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि उसके लिए भी कोई पॉलिसी बने, क्योंकि वो सोसाइटी नहीं है। लोगों ने अपना 10-25 मकान को घेर करके और बाउंड्री करके उसका कुछ नाम रख दिया हुआ है। तो अब चूंकि वो घेर दिया तो वो अनसाइज कॉलोनी के डेवलपमेंट के बाहर वो हो जाता है। तो ऐसे में वो लोग बहुत परेशान हैं। अब उसको इंफ्रा चार्ज लग जाता है, इंफ्रा चार्ज देने की कैपेसिटी में नहीं है वो, और वो कई हजारों इंफ्रा चार्ज है। तो मुझे लगता है कि अगर उसके लिए जो अनऑथराइज कॉलोनी की पॉलिसी है, उसी पॉलिसी के तहत उसको हम बिजली कनेक्शन या बाकी चीज़ें दे पाएँ, ताकि बरसों से वो लोग, अब कई लोग या तो इलीगल पानी पी रहे हैं या पानी नहीं पी पा रहे या खरीद कर पानी पी रहे हैं। तो जितनी भी हमारी अनऑथराइज कॉलोनी की डेवलपमेंट का जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से वो वंचित रह जाते हैं। तो जल बोर्ड उसको लेकर एक पॉलिसी बनाए ताकि उन तमाम लोगों को बिजली, पानी व तमाम सुविधा जैसे अनऑथराइज कॉलोनी में मिल पाती है, ऐसे ही उनको मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों का है सर, एक और दो दोनों का है। सदन पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात। अब श्री सौरभ भारद्वाज जी माननीय मंत्री अपने विभाग से संबंधित कार्य सूची के बिंदु क्रमांक 2 के उप बिंदु 1 में दर्शाए गए दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विभाग इंडस्ट्रीज और एजुकेशन विभाग, शिक्षा विभाग की भी रिपोर्ट्स जो है यहाँ पे आपके सामने आपकी इजाज़त से प्रस्तुत करूँगा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची के बिंदु क्रमांक 2 के उप बिंदु 1 और 2 में दर्शाए गए दस्तावेजों को इस सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। दूसरा और अब श्री सौभाग्य अध्यक्ष जी, दोनों 1 और 2 दोनों शिक्षा विभाग के और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट दोनों के ही मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाँ, उसको पढ़ दीजिए। बिंदु क्रमांक 2 के उप बिंदु 2 में दर्शाए गए। जी सर। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची के बिंदु क्रमांक 2 के उप बिंदु 1 और उप बिंदु 2 में दर्शाए गए दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। यह सदन दिनांक 15 फरवरी 2024 को सदन में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 6ठे प्रतिवेदन से सहमत है। राखी बिरला, दिलीप कुमार पांडे जी प्रस्ताव करेंगे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 15 फरवरी 2024 को सदन में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 6ठे प्रतिवेदन से सहमत है। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पास हुआ। उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। अब माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत में सदन को संबोधित करते हुए दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें दिल्ली के अंदर
दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में नए नए कामों के कीर्तिमान को स्थापित किया, माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण ने यह सदन के माध्यम से पूरे दिल्ली के लोगों के समक्ष एक संदेश देने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हर साल जब बजट सत्र होता है, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण प्रस्तुत करते हैं और हर साल की तरह इस बार भी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे बुनियादी ढांचे का क्षेत्र हो, चाहे महिला सुरक्षा का प्रश्न हो, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, सार्वजनिक प्रणाली का हो, प्रदूषण का हो, दिल्ली के जुड़े हुए हर मसले पर सरकार निरंतर जिस तरह से उत्तरोत्तर अपने काम के गति को आगे बढ़ा रही है, उसका एक संक्षिप्त लेखा जोखा कल माननीय उपराज्यपाल महोदय ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस बार का अभिभाषण और पिछले एक साल के सरकार के कामकाज का महत्व इसलिए कई गुना बढ़ जाता है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली केंद्र शासित राज्य होने के कारण पहले से ही इसके अधिकार क्षेत्र में केंद्र शासित राज्य का जो कामा था वो पहले से लगा हुआ था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय राजनीति के इतिहास में दिल्ली के विधानसभा, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकारों को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय जजों के फैसले को भी पलटते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के संचालन और काम करने के अधिकार का जिस तरह से अंग्रेजों की हड़प नीति के तहत अतिक्रमण किया, पार्लियामेंट के अंदर कानून पास करके, पहले ऑर्डिनेंस के माध्यम से फिर कानून बना करके दिल्ली की सरकार को पैरालाइज करने के लिए, ठप करने के लिए कानून का भी सहारा लिया गया। अध्यक्ष महोदय, न सिर्फ कानून का बल्कि दिल्ली के अंदर केंद्रीय एजेंसियों ईडी और सीबीआई के द्वारा जिस तरह से आज दिल्ली के हर काम को ठप करने के लिए, सरकार को ठप करने के लिए निराधार गिरफ्तारियां की जा रही, जिस तरह से दिल्ली के अंदर हर उस काम को जिसको सारे चक्रव्यूह के बाद रोका नहीं जा सकता, उसको एक जांच के बहाने सीबीआई को भेजा जा रहा है, हर काम को ठप किया जा रहा है, पूरे अधिकारियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जो भी काम करना चाहता है अधिकारी के दबाव बनाए जा रहे हैं। ऐसे दौर में जब केंद्र की सरकार दिल्ली की सरकार को पूरी तरह से घेर करके चक्रव्यूह में ठप करना चाहती है, ऐसे दौर में अगर दिल्ली के अंदर काम के गति को आगे बढ़ाने का पिछले साल अगर नए नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, तो ये केजरीवाल और पूरी दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट महोदय के इस अभिभाषण के लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि सरकार ने विपरीत परिस्थितियों में काम करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के अंदर आज कहीं भी जाइए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक बात जरूर कहते हैं, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें जितनी जानकारी है, हमारी सरकार तो अब सिंगल इंजन की भी नहीं बची। जो उसका इंजन था, उसका एक चक्का इधर छीन के ले गए और एक चक्का उधर छीन के ले गए, आदि भी सरकार नहीं है। लेकिन हमें इस बात का फक्र है कि इस देश के अंदर, देश के किसी भी राज्य में डबल इंजन की जो सरकार नहीं कर सकती, आज आधा इंजन की सरकार भी अपने हिम्मत के दम पर
अपने विश्वास के दम पर, अपने कमिटमेंट के दम पर आज दिल्ली के अंदर नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर 21% शिक्षा का बजट है। कंप्लेंट पर कंप्लेंट, कंप्लेंट पर कंप्लेंट, सीबीआई जांच की, 1 जांच की, 2 जांच की, 3 जांच, उनको भी नहीं पता कितनी जांच कराएंगे तब भी ठप होगा ये शिक्षा का जो क्रांति का अभियान है। शिक्षा मंत्री जिसको आप सब जानते हैं, मनीष सिसोदिया जी को जेल के अंदर बंद किया गया क्योंकि पूरे देश के अंदर जो शिक्षा का चक्र भारत के अंदर ठप कर दिया गया था। इस देश के अंदर सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने का मतलब कि वो परिवार मजबूर है, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर शादी ब्याह के दौरान सामाजिक ताने बाने में लोग एक दूसरे के यहां जाते हैं, पूछते हैं आपका बच्चा कहां पढ़ता है, क्योंकि किसी परिवार में जाओ बच्चे आ जाते हैं, बच्चे से बातचीत, बच्चा क्या करते हो, पढ़ते हैं, कहां पढ़ते हो। अगर उस परिवार के जुबान से निकल गया, परिवार माँ बाप तो छुपाते हैं, लेकिन अगर बच्चे के जुबान से निकल गया सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, फिर उस परिवार की सारी मर्यादा, सारी आर्थिक क्षमता, सारी व्यवस्था, सारा ताना बाना सब कुछ उसी बात से नाप लिया जाता है कि अगर इस परिवार का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, इसका मतलब यह है कि इस परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। क्योंकि आज देश के किसी भी कोने में सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाने का मतलब है कि उसकी जिंदगी, उसके भविष्य को बर्बाद करना, यानी बच्चे के भविष्य को भी ठीक करने की क्षमता नहीं है उस परिवार की। अध्यक्ष महोदय, केंद्र के सारे दिल्ली सरकार को नेस्तनाबूद करने के बुलडोजर का मुकाबला करते हुए दिल्ली की सरकार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। दिल्ली के अंदर यह फैसला लिया कि दिल्ली के अंदर अगर दिल्ली को आगे बढ़ाना है तो दिल्ली के बच्चों को आगे बढ़ाना है। और हमें इस बात का फक्र है कि आज पूरे देश के अंदर सभी सरकारों के सामने एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है कि अगर आज पूरे देश में मजबूरी का नाम सरकारी स्कूल है, तो आज दिल्ली के अंदर गर्व और मान सम्मान का मॉडल आज सरकारी स्कूल बन गया है। लोगों को आज सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है, दिल्ली के अंदर बताने में फक्र महसूस होता है। और वह ऐसे नहीं हो रहा अध्यक्ष महोदय, इनके सारे 3 कदम के बावजूद हर साल निरंतर दिल्ली के जो सरकारी स्कूलों के जो परीक्षा के परिणाम आ रहे हैं, आज वो परिणाम बता रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जो रथ निकला था, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में, वो जेल के अंदर उनके जाने के बावजूद भी वो शरीर उनकी जेल के अंदर है, आत्मा आज भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों को आगे बढ़ाने में बसती है। और उनकी उस मनोकामना को ये पूरी सरकार आगे बढ़ा रही है और आगे भी बढ़ाती रहेगी। ये आज जो दिल्ली के अंदर हुआ है, शायद आज देश के अंदर कोई भी राज्य करने की स्थिति में नहीं है। चाहे डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन भी चला लो, है सरकारी स्कूलों को ठीक करने का, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का। आज आधा हम चौथाई कर दो, तब भी ये रथ रुकने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को ठप करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को ठप करने के लिए नहीं सीबीआई के दौरे गए। पहले ऊपर से डंडा चलता है, फिर अधिकारियों से रोक दो, ठप कर दो। जब कुछ भी नहीं होता है तो एक कंप्लेंट भेज दो सीबीआई के यहां, फाइल सारी मंगा लो। अधिकारियों से एक कदम आगे बढ़ाया तो जेल जाना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था को ठप करने की तरह ही स्वास्थ्य व्यवस्था को ठप करने के लिए भी लगातार कोशिशें हुई। दिल्ली के सरकार के मंत्री लगातार कहते रहे कि इन अधिकारियों को हटाओ जो काम नहीं कर रहे। दिल्ली सरकार के अंदर मोहल्ला क्लिनिक के अंदर दवाइयों को रोक दिया गया। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है किसी तरह से जो हॉस्पिटल का सिस्टम ठीक हुआ है बंद हो। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात की खुशी है कि न सिर्फ दिल्ली के अंदर 537 मोहल्ला क्लिनिक आज चलने के बावजूद आज दिल्ली देश का पहला राज्य बन चुका है जहां 15 से ज्यादा स्पेशल महिला मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं।
ये इनकी सारी बाधाओं को पार करके दिया। दिल्ली के अंदर आज 5 नए अस्पताल बनने जा रहे हैं। पिछले साल के दौरान अस्पतालों के रीमॉडलिंग का अभियान आगे बढ़ रहा है। इनके सारे 3 तिकड़म के बावजूद 12,000 से अधिक बिस्तर को दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं में जोड़ने का अभियान आगे बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब भी इस बात को सोचना, जैसे एक सामान्य बच्चा जब खेल के मैदान में जाता है और एक शारीरिक रूप से चैलेंज बच्चा खेल के मैदान में जाता है, दोनों के मापने का पैमाना अलग होता है। आज डबल इंजन की सरकार दिल्ली को ठप करने की ताकत लगा रही है और आधी इंजन की सरकार अपने सारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ताकत लगा रही है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आज दिल्ली के अंदर जिस तरह से दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को आज ये सच्चाई है अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन आज दिल्ली के अस्पतालों में आज की तारीख में भी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर वो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाई। वहां के लोग हरियाणा और उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार के अस्पतालों में इलाज कराने से बेहतर समझते हैं कि किसी तरह से दिल्ली सरकार में वहां के अस्पतालों में पहुंच जाओ, जिंदगी बच जाएगी। अगर हमारे जेब में पैसा नहीं है इसलिए जिंदगी से हाथ नहीं छोड़ना पड़ेगा। आज दिल्ली के अंदर इस बात की गारंटी है कि आपके जेब में पैसा है या नहीं है। अगर आपका बेटा बीमार है, अगर आपकी मां बीमार है, तो आपके इलाज करने की गारंटी है और वो दिल्ली के अंदर है। अध्यक्ष महोदय, ये तमाम बाधाओं को पार करके दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार ने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात है, पूरे दुनिया के अंदर बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो लगातार चरमरा रही हैं। अभी लगातार खबर आ रही है कि चाइना के अंदर भी अर्थव्यवस्था में ठहराव की स्थिति पैदा हो रही है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था लगातार रोजाना नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। भारत की जो अर्थव्यवस्था को लेकर के लगातार ये बात आ रही है अर्थशास्त्रियों के माध्यम से कि कई बार आंकड़ों की जालसाजी करके सरकार अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात की खुशी है कि देश के अंदर रेवड़ी बांटने वाला राज्य दिल्ली, जिसको लेकर के पूरे देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश में जाकर के भाषण देते हैं, ये केजरीवाल रेवड़ियां बांटता है, रेवड़ियां बांटता है, रेवड़ियां बांटता है, रेवड़ियां बांटता है। ये रेवड़ी बांटो राज्य ने एक इतिहास बना दिया। जनता को खुले दिल से सब कुछ दिया, लेकिन पूरे देश का जो आज की तारीख में सकल घरेलू उत्पादन है 7% है। अध्यक्ष महोदय, दिल खोल के जनता के लिए काम करने के बावजूद पूरा देश 7% पर अटका है। डबल इंजन की सरकार 7% पर अटकी है और ये खुले दिल से जनता के लिए काम करने वाला केजरीवाल की सरकार 9% से भी ज्यादा आज अपना सकल घरेलू उत्पादन लेकर आई। अध्यक्ष महोदय, छोटी बात नहीं, बात दिल्ली की है, लेकिन इसके अंदर भविष्य के भारत का अर्थशास्त्र छिपा हुआ है। अगर दिल्ली के अंदर सबको सारी सुविधाएं देने के बावजूद अगर दिल्ली की अर्थव्यवस्था मुनाफे में जा सकती है, अगर दिल्ली का सकल घरेलू उत्पादन राष्ट्रीय पैमाने से 2% ज्यादा हो सकता है, आप सोचो अगर इसी अर्थव्यवस्था के फार्मूले को देश के स्तर पर लागू कर दिया जाए तो न सिर्फ भारत के लोग खुशहाल होंगे, बल्कि दुनिया के अंदर केवल नारा लगाने से नहीं, दिल्ली का जो इकोनॉमिक मॉडल है देश के अंदर लागू करने से दुनिया का नंबर 1 देश भारत बन सकता है। इसके अंदर ये भी ताकत छिपी हुई है जो प्रयोग आज दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हम सब जानते हैं दिल्ली पुलिस का क्या रिकॉर्ड है। दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड क्या है? दिल्ली के अंदर अपराध के ग्राफ में भारत के अंदर दिल्ली लगातार नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, लेकिन दिल्ली की पुलिस एक नोटिस लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री के यहां रात में बैठती है, सुबह फिर पहुंच जाती है
दोपहर फिर पहुंच जाती है, शाम को फिर पहुंच जाती है, लेकिन उसे महिलाओं की सुरक्षा की चिंता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, विपरीत परिस्थितियों में अधिकारों के हनन के बावजूद, अधिकारहीन होने के बावजूद देश का पहला राज्य दिल्ली है जहां पर राज्य सरकार के पास पुलिस नहीं है। ये दिल्ली सरकार के कमिटमेंट, दिल्ली के मुख्यमंत्री के इरादों, उनके नीतियों के स्पष्टता का परिणाम है कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आज पूरे दुनिया के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उसमें आज दिल्ली ने एक रिकॉर्ड बनाया है। 1,35,000 से ज्यादा आज दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हमें याद है ये वही सीसीटीवी कैमरे हैं जिनके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ा था। लेकिन हमें इस बात की खुशी है अध्यक्ष महोदय, दिल्ली ने एक ऐसा मुख्यमंत्री चुना है जिसने एक संकल्प लिया है, न रुकेंगे न झुकेंगे, काम चाहे सदन से हो चाहे सड़क से हो, जनता के लिए काम करते रहेंगे। इस कमिटमेंट का परिणाम है कि आज लगातार हमारा सारा विपरीत परिस्थितियों के बाद काम आगे बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर पहले दिन से इस बात का दर्द है केंद्र सरकार को कि दिल्ली के अंदर लोगों को बिजली का बिल 0 क्यों आता है। अध्यक्ष महोदय, ये छोटी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस पूरे दुनिया में, ब्रह्मांड में सूर्य देवता एक ऐसा अपना आशीर्वाद लेकर आते हैं प्रकाश फैलाने का, जिनके लिए अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, स्त्री पुरुष, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कोई मायने नहीं रखता। सूर्य का प्रकाश सबके लिए बराबर होता है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली देश की एक राजधानी एक ऐसे सरकार के साथ काम कर रही है। दिल्ली के अंदर आज चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई हो, एक ऐसा राज्य है, एक तो ऊपर वाले सूर्य देवता सबके यहां रोशनी फैलाते हैं, लेकिन दिल्ली में एक केजरीवाल है जो सबके घरों में रोशनी पहुंचाता है। जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती वहां पर अगर उजाला होता है तो आज अरविंद केजरीवाल के सरकार के कारण है। पैसा नहीं है इसलिए उसके घर में अंधेरा नहीं है। आज अगर दिल्ली के अंदर पैसा आपके अंदर है या नहीं है, इस बात से अंधेरा नहीं तय होता। अरविंद केजरीवाल की सरकार है तो दिल्ली के हर घर में उजाला था, है और रहेगा। ये छोटी बात अध्यक्ष महोदय ने। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर परिवहन व्यवस्था में जिस तरह से कई बार मैं सुनता रहता हूं विपक्ष के साथी कहते हैं बसों की कमी है, बसों की कमी है। पहली बार ऑन रिकॉर्ड अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर आज की तारीख में 7,100 बसें सड़क पर हैं। दिल्ली में आज तक किसी की भी सरकार रही हो, दिल्ली में कभी भी 7,000 से ज्यादा बसें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में नहीं रही। एक नया रिकॉर्ड बनाया और उन बसों में से भी 1650, 1,500 से ज्यादा बसें आज इलेक्ट्रिक बसें हैं। अभी जब सितंबर और अक्टूबर नवंबर के महीने में जब प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था, हमने देखा कि आखिर दिल्ली के चारों तरफ जो हॉट स्पॉट हैं, आनंद विहार में इतना पोल्यूशन क्यों बढ़ता है। जब मैं उसी तहकीकात में गया तो अध्यक्ष महोदय हमें पता चला कि पूरे उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से जितनी बसें आती हैं सारी BS4 की बसें हैं, डीजल की बसें आती हैं। कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं ये जो इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, ये इलेक्ट्रिक बसें केंद्र सरकार के पैसे से आ रही हैं। अरे दिल्ली छोड़ो, दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, हरियाणा में तुम्हारी सरकार है, तो केंद्र सरकार में तुम्हारी सरकार है। वहां 500 तो इलेक्ट्रिक बसें ला करके दिखा दो। 1,500 से ज्यादा आज इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। अध्यक्ष महोदय, ये छोटी बात नहीं है।
आज उसका परिणाम है अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में काम हुआ, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी। 2015 में इस दिल्ली के अंदर 365 दिनों में से केवल 109 दिन थे जिसमें दिल्ली की हवा अच्छी होती थी। अध्यक्ष महोदय, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने के बाद लगातार इस पर काम होना शुरू हुआ। धीरे 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 करते 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 आज पिछला साल जो गुजरा है, जबकि साइंटिस्टों का कहना है कि पिछला नवंबर से लेकर के जनवरी तक मौसम में जिस तरह का परिवर्तन देखा गया है, ये पहली बार नेगेटिव मानदंड स्थापित हुए हैं, जिसमें ठंड बढ़ने के साथ साथ हवा की गति एकदम से ठहर गई थी। लेकिन उन सारी विपरीत परिस्थितियों के साथ सदन को मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, 2015 में जो केवल दिल्ली के लोगों को जिंदगी जीने के लिए सांसें 109 दिन अच्छे थे, धीरे धीरे काम करते करते पिछले साल 109 से 206 दिन, लगभग 2 गुना ज्यादा 365 दिनों में से अच्छी हवा दिल्ली के लोगों को मिली है। और अध्यक्ष महोदय, लगातार उस पर सरकार काम कर रही है। हमें भरोसा है कि दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए जिस तरह से यहां पर वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है, हम सभी माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। जिस तरह से संजीदगी के साथ सबने कोऑपरेट किया। पिछले चुनाव के दौरान अध्यक्ष महोदय, 4 साल पहले जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के लोगों को 10 गारंटी दी थी। अब तो आजकल बहुत सारे गारंटी बांटने वाले निकल आए, लेकिन तब केवल हिम्मत थी गारंटी देने की काम की, तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल था। अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटियां दी थी, उसमें से एक गारंटी थी अगले 5 साल में 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे दिल्ली के अंदर। अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात का फक्र है, अभी 1 साल बाकी है, लेकिन 2 करोड़ पौधे लगाने का काम 4 साल में इस सरकार ने पूरा कर लिया है और 1 साल में हम और पौधे लगाने की मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उसका परिणाम क्या है? आज दिल्ली के अंदर, देश के अंदर जो सबसे बड़े बड़े महानगर हैं, सबसे ज्यादा हरित क्षेत्र आज दिल्ली के अंदर विकसित हो चुका है। नेशनल मानक के अनुसार किसी भी राज्य का जितना क्षेत्रफल है, उसका 20% ग्रीन होना चाहिए। आज दिल्ली के अंदर हमने धीरे धीरे करके 20% से ज्यादा, आज 23.6% दिल्ली का ग्रीन क्षेत्र बढ़ाया है। इस ग्रीन क्षेत्र बढ़ाने का परिणाम हुआ है कि प्रदूषण कम हो रहा है पूरे साल में। दिल्ली के अंदर जो इलेक्ट्रिक बसों का, इलेक्ट्रिक गाड़ियों बढ़ रहा है, इसका परिणाम हो रहा है कि पोल्यूशन कम हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं कि इन विपरीत परिस्थितियों में अगर आधे इंजन की सरकार इतना कर सकती है, एक बार सोच के देखो, जिस दिन दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार होगी और केंद्र में भी आम आदमी की सरकार होगी, जिस दिन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार होगी, अगर आधे इंजन की सरकार इतना कर सकती है, तो अरविंद केजरीवाल के डबल इंजन की सरकार इस मुल्क के तकदीर और तस्वीर को कैसे बदलेगी, इसका अंदाजा कल जो एक लेखा जोखा संक्षिप्त में माननीय उपराज्यपाल महोदय ने सदन के सामने रखा, उसमें वो छिपा हुआ है। वो कहते हैं बरगद का पेड़ कितना विशालकाय होगा, उसका सारा आकार प्रकार एक छोटे से बीज में छिपा होता है। अध्यक्ष महोदय, विपरीत परिस्थितियों में नए सृजन और नए संकल्प के साथ नए रिकॉर्ड बनाने का जो काम अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है, डबल इंजन सरकार के ड्राइवर महोदय सोचते थे कि अरविंद केजरीवाल के साथी सत्येंद्र जैन को जेल में डाल देंगे, इंजन ठप हो जाएगा, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल देंगे, इंजन ठप हो जाएगा, संजय सिंह को जेल में डाल देंगे, इंजन ठप हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की धमकी देंगे, इंजन ठप हो जाएगा। इंजन ठप नहीं हो रहा है अध्यक्ष महोदय, ये इंजन एक नया प्रयोग करके तप करके कुंदन बन रहा है। आज दिल्ली के अंदर विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहा है। पूरी दुनिया भी अगर भारत के खिलाफ हो जाए, कल डबल इंजन की सरकार देश में बनती है अरविंद केजरीवाल की, तो दुनिया भी मुखालफत में खड़ी हो जाए, तब भी ये भारत दुनिया का नंबर 1 देश
बनेगा, उसका ये प्रयोग दिल्ली के अंदर हो रहा है और हमें खुशी है कि हमें उसे सफलता मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं कि यह सदन दिनांक 15 फरवरी 2024 को उपराज्यपाल महोदय द्वारा विधानसभा को दिए गए भाषण के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद अध्यक्ष। और माननीय सदस्य भी चर्चा में भाग ले सकेंगे। श्री कुलदीप कुमार जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय उपराज्यपाल जी के अभिभाषण पर आपने चर्चा में मुझे भाग लेने का मौका दिया और एक शायरी कहकर अपनी बात शुरू करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा और ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरे कांटों भरा ताज का बिस्तर नहीं देखा। तो अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का सफर दिल्ली की सुंदर नगरी जगीर शुरू हुआ और एक सपना, एक ख्वाब लेकर वहां से चले कि कैसे गरीब मजलूम लोगों की जो दिक्कतें थी, जो परेशानियां थी, उनको दूर करना है। कैसे वहां से निकले कि दिल्ली के लोग जो बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से परेशान थे, उन परेशानियों से उन्हें कैसे आगे निकालना है। दिल्ली के लोग जो राशन माफियाओं से परेशान थे, उन्हें उससे कैसे निकालना है। और सबने देखा कि आज जब 2024 में हम खड़े हैं, तो 2024 में यहां पर आज ये सदन में मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने जो सुंदर नगरी झुग्गियों से शुरुआत की थी, जो वादे किए थे दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली देने का, दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देने का, दिल्ली के लोगों को पानी फ्री देने का, दिल्ली के गरीब बच्चे को जो सरकारी स्कूलों की दुर्दशा थी, जहां गरीब का बच्चा पढ़ता था और पढ़ने के बाद उसका ये सपना होता था कि अगर मैं पढ़ लिख लूंगा सरकारी स्कूल में तो ITI में एडमिशन ले लूंगा, कोई छोटा मोटा कोर्स कर लूंगा, कुछ छोटा मोटा काम कर लूंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, 10 साल में परिस्थिति बदल गई। ईमानदार सरकार दिल्ली में आ गई, आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई और एक ऐसी सरकार आ गई जिसने उस गरीब के बच्चे का वो सपना पूरा करने का काम किया कि आज वो गरीब का बच्चा जो ITI में जाने का सपना देखता था, आज वो IIT और IIM में जाने का सपना पूरा होने लगा उसका। आज वो IAS PCS बनने का सपना पूरा करने लगा है। आज वो गरीब बच्चा पढ़ाई करके विदेशों में पढ़ाई कर रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, लगातार जिस सपने के साथ, जिस विजन के साथ सरकार आई थी, वो सरकार ने वो करके पूरा करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली के स्कूल शानदार हुए, जहां स्कूलों की दुर्दशा बहुत खराब होती थी, जहां पर हमारे बच्चे टॉयलेट तक यूज नहीं कर पाते थे, हमारी बेटे टॉयलेट तक यूज नहीं कर पाती थी, वो स्कूल अब शानदार स्कूल हो गए, शानदार भवन वाले स्कूल हो गए, शानदार पढ़ाई हो गई। और वो शानदार पढ़ाई जब शुरू हुई तो सबसे पहला दुनिया में अगर किसी का नाम हुआ वर्ल्ड में, तो वो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का नाम वर्ल्ड के अंदर हुआ। और अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि जब शिक्षा का क्षेत्र आगे बढ़ने लगा, गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलने लगी, तो भाजपा के लोगों को बड़ी टेंशन हो गई। उन्हें लगा कि दिल्ली जो आधा अधूरा राज्य है, उसने कैसे एजुकेशन में इतना काम कर लिया कि आज पूरे विश्व के अंदर उसकी चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले जिन्होंने उस एजुकेशन पे काम किया था, उन मनीष सिसोदिया जी को जेल में डालने का काम किया, ताकि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था आगे न बढ़ पाए, ताकि दिल्ली के बच्चों के स्कूल और शानदार ना हो पाए, उनको जेल में डालने का काम किया। उसके बाद अगर दुनिया में किसी ने नाम कमाया तो मोहल्ला क्लिनिक ने कमाया। विदेशों के लोग भी दिल्ली को देखने के लिए आए कि कैसे दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था शानदार हो गई, कैसे दिल्ली के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जहां लोग दवाइयां नहीं मिल पाती थी, जहां लोगों को इलाज नहीं मिल पाता था, इलाज बहुत महंगा था, कैसे वो आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुल गए और उन मोहल्ला क्लिनिक के अंदर उनका इलाज होना शुरू हो गया। कैसे संभव हुआ कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल शानदार हो गए,
कैसे संभव हुआ कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयां मुफ्त मिलने लगी, टेस्ट मुफ्त होने लगे, गरीब आदमी का पैसा बचने लगा और दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था शानदार होनी शुरू हो गई। तो उन्होंने जिस स्वास्थ्य व्यवस्था का डंका पूरे विश्व में बजा, दूसरी बार संत जैन साहब को जेल में डालने का काम किया स्वास्थ्य मंत्री जी को। उनका मिशन था दिल्ली के काम को रोकना, और हमारा मिशन था, मुख्यमंत्री जी का मिशन था कि दिल्ली के काम को आगे बढ़ाना। किसी भी परिस्थिति के अंदर, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी संकट आ जाए, दिल्ली के काम नहीं रुकने देंगे। दिल्ली के काम आगे बढ़ते रहे और दिल्ली के काम आगे बढ़ते रहे। और आज दुनिया के अंदर दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल चर्चित है। आज दिल्ली के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल की चर्चाएं हो रही हैं। उसके बाद आपने दिल्ली में देखा कि कैसे दिल्ली की जो डीटीसी को खटारा बताते थे, दिल्ली के जो परिवहन सिस्टम को खटारा बताते थे, कैसे पूरी दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रिक परिवहन के मामले में दिल्ली दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया। अगर भाजपा शासित कोई राज्य आज तक आया हो, किसी और पार्टी शासित राज्य कोई आया हो, दिल्ली दुनिया में तीसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। और दिल्ली के बेड़े में 1650 इलेक्ट्रिक बस शामिल हो गई। तो परिवहन के क्षेत्र में दिल्ली लगातार बढ़ता जा रहा है, क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। और ये दर्द इन लोगों का है कि लाख रुकावटों के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, अध्यादेश लाने के बाद भी, रोज परेशान करने के बाद भी हमें केवल भाजपा से नहीं लड़ना पड़ रहा, हमें तो मोदी जी की सीबीआई और ईडी से भी लड़ना पड़ रहा है, उससे भी संघर्ष करना पड़ रहा है। रोज जिस डिपार्टमेंट का काम रोकना हो वहां पर जांच बैठा दो, उसकी फाइलें मंगा लो और उसके बाद काम ठप। कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा, कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद भी मैं तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इतने तमाम संकटों के बाद भी वो लगातार दिल्ली को विकास की ओर लेके जा रहे हैं। दिल्ली का विकास लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के अंदर महंगाई है, पूरे देश के अंदर महंगाई है, देश के हर राज्य के अंदर महंगाई है आज की डेट में। लेकिन दिल्ली देश का ऐसा इकलौता शहर है जहां सबसे कम महंगाई है। आज सबसे कम महंगाई कहीं पे है तो दिल्ली के अंदर है। लगातार महंगाई पे काबू पाया, लगातार शिक्षा के क्षेत्र को शानदार किया और लगातार हम उसी तरह से काम करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दिल्ली की सरकार लगातार दिल्ली वालों के साथ खड़ी होकर, मजबूती के साथ खड़ी होकर दिल्ली के आगे, उनका काम है दिल्ली के कामों को रोकना और हमारा काम है दिल्ली के काम को आगे बढ़ाना। संकट कैसा भी हो, दिल्ली का काम रुकेगा नहीं, दिल्ली का काम ऐसे ही आगे निरंतर बढ़ता रहेगा। और मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने इतने महत्वपूर्ण उस पर मुझे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रोहित मेहरोलिया जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे उपराज्यपाल जी के अभिभाषण पर अपने विचार रखने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, जिस समय माननीय उपराज्यपाल जी अपना अभिभाषण दे रहे थे और दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए कामों का उल्लेख कर रहे थे, भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि वो दिल पर पत्थर रखकर ये तमाम तारीफें कर रहे थे और बड़ा ही अशोभनीय और बड़ा ही दुखद रहा कि जिस प्रकार से विपक्ष के साथियों ने अभिभाषण के दौरान बार बार रोक टोक की, बार बार व्यवधान डालने की कोशिश की। इससे पहले कि मैं मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है दिल्ली में और जो पिछले गत वर्षों के अंदर क्रांतिकारी बदलाव दिल्ली के अंदर देखने को मिले हैं, जनबुनियादी सुविधाओं को और बेहतर से भी बेहतर बनाने का काम किया गया लगातार, उस पर अपने विचार रखूं। एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो हमारी विपक्ष के साथी है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी भी सामने नहीं बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक गांव था, गांव में सभी लोग बड़े मेहनती थे, बहुत मेहनत कश लोग हुआ करते थे उस गांव के। केवल एक आदमी ऐसा था कि जो बहुत ही निकम्मा था, नकारा था और वो हमेशा दूसरों के कामों में कमी निकालने का काम करता था, कुछ तो कुछ करता नहीं था। उसका काम था हमेशा दूसरों की बातों के ऊपर टीका टिप्पणी करना, रोक टोक करना, खुद पूरे दिन घर में पड़ा रहता था। एक दिन हुआ कि शाम को अपनी घरवाली से बोलता है कि अलमारी में से ला 1000 रुपये निकाल कर दे दे। वो कहते जी क्या करोगे 1000 रुपये का, घर में 1000 रुपये ही पड़े हैं बस। कि तू दे तो सही। कह रहे कि क्या करोगे पहले तो ये बताओ। वो कहता करना क्या है, मेरा पड़ोसी है ना रामलाल, उसके साथ मैंने शर्त लगाई है
कि शर्त लगाई है? क्या शर्त लगाई है पहले ये बताओ कि जी मैंने शर्त लगाई है। वो तो कह रहा है दूध सफेद होता है और मैं कह रहा हूं दूध काला होता है। तो कह रहे पागल हो रहे हो, ये 1000 रुपए चले जाएंगे, यही पड़े घर में, बस मत लगाओ शर्त, मैं नहीं दूंगी 1000 रुपए। क्या तू दे तो सही, क्या हारूंगा तो मैं तब जब मैं मानूंगा, क्या मैं मानूंगा नहीं? चाहे पूरे गांव इकट्ठा हो जाए, चाहे पंचायत कर लो, मैं तो यही कहता रहूंगा दूध काला दिख रहा है मुझे। तो वो हालत इनकी है कि जो दिल्ली के अंदर काम हो रहे पूरी दुनिया को नजर आ रहे हैं, पूरे संसार में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के डंका बज रहा है। और ये विपक्ष के साथी हैं कि लगातार उन कामों के अंदर कमी निकालने का काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने भी बात रखी, हमारे साथी कुलदीप जी ने बड़े अच्छे ढंग से बात रखी कि लगातार परेशान करने के बाद, लगातार सरकारों में अड़ंगा डालने के बाद इतने ऐतिहासिक काम हुए जो 75 सालों में किसी सरकार ने नहीं किए थे। माननीय अध्यक्ष जी, अगर मैं बात करूं दिल्ली वासियों की, अपने आप को हर दिल्ली वासी बड़ा ही सौभाग्यशाली समझता है कि ना केवल दिल्ली वासियों के जीवन को बेहतर बनाने का काम किया, जन बुनियादी सुविधाएं लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया, बल्कि हर व्यक्ति को, हर दिल्ली वासी को सर उठाकर पूरे सम्मान के साथ जीने का अवसर भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिया है। अगर बात करें दिल्ली की जीडीपी की, माननीय मंत्री जी ने उसके ऊपर भी अच्छी बात रखी कि जहां पूरे देश के अंदर 7% पे अटके हुए हैं, वहीं दिल्ली के अंदर 9% से भी ज्यादा जीडीपी के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। किसी भी राज्य का, किसी भी देश का, उसकी समृद्धि का आकलन जो किया जाता है व्यक्ति जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, आज दिल्ली के अंदर देश से दुगनी से भी ज्यादा प्रति व्यक्ति आय दिल्ली में हो रही है। यह दर्शाता है कि दिल्ली वासियों का जीवन बेहतर हुआ है, सुगम हुआ है। शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी को और उनके द्वारा किए गए इस शिक्षा क्रांति को नहीं भुलाया जा सकता। आज दिल्ली के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को शानदार अवसर मिला है अच्छी शिक्षा व्यवस्था लेने का, अच्छी शिक्षा लेने का। दिल्ली के स्कूल शानदार कर दिए गए, नए नए स्कूल खुल रहे हैं। लगभग पिछले 1 महीने के अंदर ही देखे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में जाकर 4 नए स्कूलों का शिलान्यास किया। 6 जगह पर 15 से ज्यादा नए स्कूल खोल दिए। आज दिल्ली के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को जहां शानदार अवसर मिला है अच्छी पढ़ाई लिखाई करने का, वहीं उनके माता पिता को भी पूरे सम्मानजनक तरीके से सर उठाकर ये बताने का, कहने का अवसर दिया है कि हमारा बच्चा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, जो किसी भी लिहाज से प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। बच्चों का भी आत्मसम्मान बढ़ा है, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, वहीं उनके माता पिता का भी सम्मान बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, पहले कभी किसी गरीब आदमी से कहां पढ़ता है तो सर झुकाकर जवाब देता था कि मेरा बच्चा तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल बदल चुका है। आज किसी भी आदमी से पूछकर देख लीजिए आपका बच्चा कहां पढ़ता है, तो आपको कॉलर ऊंची करके पूरे गर्व के साथ सीना ठोककर बोलेगा कि मेरा बच्चा दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ता है, कि जहां हर प्रकार से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए जो सुविधाएं कभी प्राइवेट स्कूल तक सीमित थी, आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दी जा रही है, वो भी बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है। ये कमाल अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार सरकार ने करके दिखाया है। अगर बात करें खेलों की, खेल के भी जो खिलाड़ी हैं उनके भी आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए, उनको बेहतर से बेहतर विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के लिए भी दिल्ली सरकार ने शानदार प्रयास किए। अभी विपक्ष के साथी कल हल्ला मचा रहे थे कि ये तो झूठ का पुलिंदा है। अगर आप इस तमाम जो भी अभी भाषण के दौरान उन्होंने बातें कही है माननीय एलजी साहब ने, तो इसका मतलब आप उन खिलाड़ियों का भी अपमान कर रहे हो कि जो दिन रात मेहनत करके पसीना बहाकर देश का गौरव और देश की शान विदेशों में जाकर बढ़ाकर आए हैं। उन खिलाड़ियों के द्वारा जीते गए मेडल को भी आप नकार रहे हैं, अगर आप इसको झूठ का पुलिंदा बोलते हैं। हमारे दिल्ली के 11 खिलाड़ियों ने चीन में जाकर एशियाई खेलों के अंदर 11 पदक जीते। हमारे दिल्ली के 127 पदकों के साथ में दिल्ली नंबर 1 रही। ये इसलिए हुआ कि दिल्ली सरकार हर क्षेत्र के अंदर, हर आयु वर्ग के व्यक्ति को, हर व्यक्ति को शानदार से शानदार सुविधाएं देने का काम कर रही है। अभी हम बात कर रहे थे महिलाओं की, माननीय मंत्री जी ने बड़े शानदार तरीके से तमाम बातें रखी हैं। आज हमारी माता बहनों को भी स्वावलंबी बनाने के लिए, उनके
जीवन को स्तर को ऊंचा करने के लिए सरकार कर रही है। जहां माता बहनों के लिए अलग से मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं, तो वहीं उनके लिए उनके पैसे बचाने के लिए कि जो काम पे जाने वाली हमारी कामगार माता बहनें हैं उनको निःशुल्क यात्रा कराई जाती हैं बसों के अंदर, चाहे डीटीसी की एसी की बसें हों चाहे इलेक्ट्रिक बसें हों, तमाम बसों के अंदर मुफ्त यात्रा मिल रही है माता बहनों को। आज दिल्ली के अंदर अगर बात करें माता बहनों के लिए उनकी सुरक्षा के लिए शानदार काम अगर किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया है। 1,35,000 से ज्यादा सीसीटीवी दिल्ली के चप्पे चप्पे पर लगाए गए हैं। यह केजरीवाल जी की सरकार ने कराया जो आज तक कोई नहीं करा। दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 शहर बनाने का काम भी इस दिशा में किया गया है। जहां तक बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे थे मनीष सिसोदिया जी की, सत्येंद्र जैन जी के नाम की चर्चा की गई है। इन दोनों महान नेताओं ने वो ऐतिहासिक काम करे जिनका खामियाजा आज उनको भुगतना पड़ रहा है। झूठे आरोपों के अंदर उनको जेल में डाल दिया गया। आज मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा जगह जगह होती है। अस्पतालों के अंदर जो सुधार किए गए हैं वो शानदार किए गए। न केवल दिल्ली सरकार अस्पतालों में शानदार इलाज हो रहा है, बल्कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें भी दिल्ली आरोग्य कोष के द्वारा उनको चिन्हित करके 5 लाख से ज्यादा लोगों को उनका इलाज किया गया, मुफ्त इलाज किया गया। 50-50 लाख रुपए की सर्जरी मुफ्त कराई गई। ये काम अरविंद केजरीवाल जी ने सेवा वाला किया है। माननीय अध्यक्ष जी, पहले के मैं आ रहा था, अगर आपको बताऊं, हमने खुद देखा है, मैं त्रिलोकपुरी जैसी छोटी कॉलोनी से ही आता हूं कि जहां पर ज्यादातर सब लोग गरीब ही रहते हैं, सरकारी अस्पतालों पे निर्भर हुआ करते थे। हमारे यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल है LBS, जब कभी वहां दवाई लेने जाते थे, सरकारी अस्पतालों की यह सूरत हाल थी कि डॉक्टर जब दवाई लिखता था 2 रुपए वाली दवाई पुड़िया में बांध कर दे दी जाती थी और 100 रुपए वाली दवाई को बोलते थे बाहर से जाके खरीद लो। सेटिंग हुआ करती थी नेताओं के बीच में भी और दुकानदार प्राइवेट जो केमिस्ट है उनके बीच में भी। उस सेटिंग को भी बंद करा। आज दवाई चाहे 2 रुपए की हो, 100 रुपए की हो, 1000 रुपए की हो, सारी की सारी दवा दिल्ली के सरकारी अस्पतालों से, दवाखानों से, मोहल्ला क्लिनिक से बिल्कुल फ्री मिलती है। तमाम 250 से ज्यादा टेस्ट बिल्कुल फ्री किए जाते हैं। ये काम अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर ऐतिहासिक काम करके दिखाया है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर मैं बात करूं पीने के पानी की, और मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा घरों तक टोंटी के द्वारा पानी कहीं पे पहुंच रहा है तो वो केवल दिल्ली है। दिल्ली के अंदर अगर मैं बात करूं, जो पहले की जो मांग रही उसके हिसाब से देखें 836 MGD जो पानी वहां पर रहा मांग की, जो वहां पर उनकी पूर्ति की जा रही थी, जो बढ़कर 995 MGD हो गया है। और दिल्ली के अंदर 93% घरों के अंदर, 93% घरों के अंदर टोंटी के द्वारा पानी वहां पर पहुंच रहा है। और मुझे लग रहा है कि पूरे देश के अंदर कोई भी ऐसे राज्य नहीं होगा, यहां तक कि भाजपा शासित कोई राज्य बता दे कि जहां पर 93% घरों के अंदर टोंटी से पानी जा रहा हो। और जो नेटवर्क है पानी की पाइपलाइन का, वो 15,440 किलोमीटर लंबा है। माननीय अध्यक्ष जी, बड़े हैरानी की बात है, जब मैं ये आंकड़े पढ़ रहा था तो मैंने गूगल पे जाकर सर्च किया कि पृथ्वी का व्यास कितना है। अगर आप देखेंगे जो पृथ्वी का व्यास है वो 12,442 किलोमीटर है। यानी कि जो दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन अगर वो पूरी पृथ्वी के ऊपर घुमा दी जाए तो बहुत बड़ा सत्य है जिसको हमें जानने की जरूरत है कि ये काम दिल्ली के अंदर कराए हुए, ये तमाम जो काम हुए ऐतिहासिक काम हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये तमाम तरह के कितने भी पाखंड कर लें, कुछ भी कर लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो बात माननीय अध्यक्ष जी ने रखी है, माननीय मंत्री जी ने बात रखी है। माननीय अध्यक्ष जी, हर बार जब भी बजट आता है सबकी निगाहें दिल्ली वासियों की दिल्ली सरकार की ओर होती हैं। उनकी उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। जो काम लगातार हो रहा है उसको देखकर लगातार लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने वो तमाम सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जिसके लिए लोग अभी तक इंतजार कर रहे थे, तरस रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इससे पहले अपनी वाणी को विराम दूं, कुछ स्वलिखित पंक्तियां मैं अरविंद केजरीवाल जी को समर्पित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उनकी सरकार के कामों में अड़ंगा लगाने का काम किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी को रोकने का काम किया जा रहा है, क्योंकि उनकी मंदिर मस्जिद की राजनीति के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा की राजनीति भारी पड़ रही है, इसलिए उनके काम को रोका जा रहा है।
अरविंद केजरीवाल जी की स्वास्थ्य की राजनीति भारी पड़ रही है, इसलिए उनके कामों में अड़ंगा लगाया जा रहा है। तो माननीय अध्यक्ष जी, अरविंद केजरीवाल जी को जो उनके रास्ते में पैदा करने का काम किया जा रहा है कि मुश्किलें अक्सर मेरे हौसलों का इम्तिहान लेती हैं, मुश्किलें अक्सर मेरे हौसलों का इम्तिहान लेती हैं, मेरे तेवर से लेकिन वे सच जान लेती हैं कि मैं वो दरिया हूं जो रोके से नहीं रुकने वाला। अरविंद केजरीवाल जी वो दरिया है जो रोके से नहीं रुकने वाले। मुश्किलें अक्सर मेरे हौसलों का इम्तिहान लेती हैं, मेरे तेवर से लेकिन वो सच जान लेती हैं कि मैं वो दरिया हूं जो रोके से नहीं रुकने वाला, कि मैं वो दरिया हूं जो रोके से नहीं रुकने वाला। मुश्किलें इसलिए खुद अपनी हार मान लेती हैं, मुश्किलें इसलिए खुद अपनी हार मान लेती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं माननीय मंत्री जी के इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लंच ब्रेक हम ठीक 2 बजे पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।